नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी चल रही है बुकलेट रिवीजन सेकंड, जो रीट लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। राजस्थान कला साहित्य संस्कृति सब्जेक्ट की बुकलेट अपन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की चर्चा की जा रही है। अभी तक अपन ने 230 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन 231 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक थे और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन अपने आते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन चलते हैं अपने क्लास की तरफ और आपके सामने आपके पहला क्वेश्चन सवाल ये पूछा हुआ है 231 नंबर, और ये सवाल है कि जयपुर के अयाज अहमद का संबंध राजस्थान की किस कला से है। यहाँ पर कलाकार का नाम दिया है और पूछा कि जयपुर के रहने वाले अयाज अहमद का संबंध जो है राजस्थान की कौन सी कला से माना जाता है। ऑप्शन ए के आपके सामने नृत्य कला, और नृत्य में नाम दिया भवई। नृत्य कला और नृत्य में नाम क्या दिया है? पवई। दूसरा चित्रकला, और चित्रकला के अंदर जयपुर शैली का संबंध दिया है। हस्तकला, हस्तकला के अंदर लाख का काम करने वाला, और लोक कला कावड़ का काम करने वाला। यहाँ पर जो है इसकी कला का नाम भी दिया है और उसकी श्रेणी भी दी है। तो अपने को बताना है कि भाई अयाज अहमद जो है उनका संबंध कौन सी कला से है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर हो जाएगा आपके सी। कौन सा हो जाएगा? सी। और वो हो जाएगा आपके कौन सा? हस्तकला। लाख का कार्य करते थे। लाख की चूड़ियां, लाख के मूर्तियां वगैरह जो होती है, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है। उन लाख की चूड़ियों को काम करने वाला कलाकार अगर कोई है तो अयाज अहमद हुआ है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बाकी की अपन बात करते हैं नृत्य कला के अंदर, जैसे कि भवई नृत्य है। तो भवई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार एक तो अपने तारा शर्मा है, एक अपने जसोदा शर्मा है, जसोदा शर्मा है, और एक है अपने दयाराम। जसोदा शर्मा और दयाराम, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन बात करें चित्रकला, अपने राजस्थान की चित्रकला जयपुर शैली के अंदर बात करें, तो जयपुर शैली के अंदर चित्रकला में देखा जाए तो एक अपने राम सेवक है, रामजी दास है, रामजी दास चित्रकला से। कावड़ बसी चित्तौड़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बसी चित्तौड़ की। और इसका एक कलाकार हुआ मांगीलाल मिस्त्री। इसके क्या माने जाते हैं? कलाकार माने जाते हैं। मांगीलाल मिस्त्री इसके क्या थे? कलाकार थे। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई। जयपुर के अंदर मीनाकारी जो कला है वो कौन से राजा के शासनकाल में आती है। ऑप्शन ए के आपके सामने मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह सेकंड और बारमल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है ए, और वो है अपने कौन सा? मानसिंह प्रथम के समय जयपुर के अंदर मीनाकारी कला आती है। कौन सी कला आती है? मीनाकारी। और किस राजा के टाइम पे आती है? मानसिंह के टाइम पे। मीनाकारी कला कौन सी कला है? मीनाकारी। दोस्तों, मीनाकारी कला होती क्या है? तो मीनाकारी कला का मतलब होता है कि सोने चांदी के आभूषणों के अंदर कलर भरना कौन सी कला कहलाती है? अपने मीनाकारी कहलाती है। सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरना, कलर भरना क्या कहलाती है? मीनाकारी। और ऐसा कहा जाता है कि मीनाकारी का जो जादूगर है, मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, अपने मीनाकारी का जादूगर अपने स्वर्गीय कुदरत सिंह को कहा जाता है। भाई कुदरत सिंह को मीनाकारी का क्या कहते हैं? जादूगर। इस मीनाकारी के अन्य कलाकार भी हैं। एक तो है कैलाश नाथ कुशाल सिंह,
अमर सिंह, अमर सिंह, ये सारे के सारे किसके कलाकार हैं? मीनाकारी के कलाकार हैं। और किस राजा के काल में आती है? तो मानसिंह फर्स्ट के टाइम पर जयपुर के अंदर इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, सोजत एवं मालवा किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थान दिए गए हैं और अपने से पूछा गया कि सोजत और मालवा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन एक है कठपुतली, व्हील, कावड़, मेहंदी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? डी हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपके कौन सा? मेहंदी। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है और भारत के अंदर मालवा एमपी की मेहंदी प्रसिद्ध है। भाई कौन सी है? एमपी की। इस मेहंदी के ऊपर 2021 के अंदर इसको जीआई टैग मिला है। भाई 2021 में जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। कठपुतली फेमस है उदयपुर की, कहाँ की फेमस है? उदयपुर की कठपुतली फेमस है। व्हील फेमस है जैसलमेर का, जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर वो तो ठीक है, नहीं तो पश्चिमी पूरे राजस्थान के अंदर भी होता है, जिला अपने जैसलमेर याद रखना। कावड़ फेमस है बस्सी चित्तौड़ की, कावड़ कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़ की कावड़ फेमस मानी जाती है। बस्सी चित्तौड़ की कावड़ क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की किस कला में विषय का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? 1965 के अंदर रोमानिया के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है सम्मेलन होता है, उसमें उदयपुर के जो भारतीय कला लोक मंडल है उनके कलाकारों ने कौन सी कला के अंदर जो है विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन एक है आपके कठपुतली, बी है बवई, सी है तेवा कला और डी है कालबेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? ए, और वो है अपने कौन सा? कठपुतली। कौन सा है? कठपुतली। कठपुतली कला के अंदर 1965 के अंदर भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों के द्वारा अपने जो है विश्व के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया गया था। कौन सी कला की चर्चा की जा रही है? कठपुतली, कठपुतली कला, कठपुतली कला। कठपुतली कला जो राजस्थान में उदयपुर की प्रसिद्ध है, और ये कला कठपुतलियां अरड्डू की लकड़ी से बनाई जाती है, अरड्डू की लकड़ी से बनती है। नट या बाट जाति के लोगों द्वारा ये खेल दिखाया जाता है। नट या बाट जाति के लोग कठपुतली खेल दिखाते हैं। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। दादा पदम जी को कठपुतली का क्या कहते हैं? जादूगर कहा जाता है। कठपुतली का जादूगर किसको कहते हो? दादा पदम जी को कहा जाता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अगला सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर किस कला को प्रोत्साहन दे रहा है? राजस्थान के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम है कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। ये अपने कौन सी कला को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दे रहा है? ऑप्शन एक आपके सामने मीनाकारी, तेवा कला, उस्ता कला, ब्ली पोट्री। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? उस्ता कला। कौन सी कला है? उस्ता कला। उस्ता कला का प्रशिक्षण देने वाला अगर कोई राजस्थान में संस्थान है तो वो संस्थान कौन सा है? कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है। और ये कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान में कहां पर है? तो बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में है। बीकानेर के अंदर है, जो उस्ता कला का क्या देता है? अपने को प्रशिक्षण देता है। उस्ता कला, इस उस्ता कला का दूसरा नाम है जिसका नाम है मुनवंती कला। कौन सी कला है? मुनवंती कला भी कहते हैं। और ये उस्ता कला होती क्या है दोस्तों? तो उस्ता कला का मतलब होता है कि ऊंट की खाल के ऊपर सोने की मीनाकारी का कार्य करना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल के ऊपर, ठीक है ना, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी का कार्य, सोने की मीनाकारी का
मीनाकारी का कार्य। उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार जिसे पद्मश्री अवार्ड भी मिला है वो बंदा है स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता को जो है पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ये अपने उस्ता कला का क्या माना जाता है, प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। मीनाकारी की अगर मैं बात करूं तो मीनाकारी कला राजस्थान के अंदर जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। अगर मैं थेवा कला की बात करूं तो ये कला अपने फेमस है प्रतापगढ़ की। और अगर मैं बात करता हूं बुली पोट्री की तो ये प्रसिद्ध है अपने कहाँ की? जयपुर की। ये कहाँ की फेमस है? जयपुर की कला प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा है कि कौन सा स्थान अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है? कौन सा राजस्थान का स्थान है जहां पर मर्दा शिल्प यानी मिट्टी के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, उसके लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए के आपके सामने बस्सी, मोलेला, कैथुन, सांगानेर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा, जिसका नाम है मोलेला। कौन सा है भाई? मोलेला। मोलेला जो राजस्थान की जगह है जो मर्दा शिल्प के लिए राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। दोस्तों याद रखना, ये जो मोलेला है ये राजस्थान के अपने जो है जगह पड़ती है राजसमंद जिले के अंदर। राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर जगह पड़ती है, यहाँ की ये जगह फेमस है। और दोस्तों याद रखना, ये जो मोलेला है यहाँ की जो कला है उस कला का नाम है टेराकोटा। कौन सी कला है? टेराकोटा के लिए फेमस है, टेराकोटा। और टेराकोटा का मतलब ही है अपने मरण मूर्ति कला। ये कौन सी कला है? मरण मूर्ति कला। और इस टेराकोटा का कलाकार याद रखना मोहनलाल कुमार है भाई, मोहनलाल कुमार। मोहनलाल कुमार टेराकोटा का प्रसिद्ध कलाकार होता है, ठीक है। और यहाँ पर मिट्टी से क्या बनाई जाती है? मूर्तियां बनाई जाती है। मिट्टी से क्या बनती है? मूर्तियां। बाकी अगर अपन बात करें जैसे कि बस्सी की बात करते हैं, बस्सी चित्तौड़ के अंदर जगह है। ये कहां पर जगह है? चित्तौड़ में, जहां की कावड़ फेमस है, जहां की बेवाण फेमस है, बेवाण का कार्य होता है। और जहां पर गणगौर की कार्य होता है, गणगौरें बनाई जाती है। ये सारे के सारे अपने कहाँ की है? अपने बस्सी चित्तौड़ की। कैथुन की बात करें, कैथुन कोटा के अंदर जगह पड़ती है। तो यहाँ पर एक साड़ी है जिसका नाम है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया या इसी को कहते हैं मंसूरिया साड़ी। और सांगानेर जयपुर के अंदर जगह पड़ती है। और यहाँ की सांगानेरी प्रिंट का कार्य होता है, कपड़े के ऊपर कार्य होता है, जिसको बोलते हैं सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर प्रिंट के लिए फेमस माना जाता है सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? राजस्थान के कौन से शहर है जो कोफ्तागिरी के काम के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? ऑप्शन ए के बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरापाटन एवं बारा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका नाम क्या है? अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर जो है ये दोनों कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? कोफ्तागिरी की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? कोफ्तागिरी की। कोफ्तागिरी होती क्या दोस्तों? कोफ्तागिरी का मतलब होता है फौलादी वस्तुओं के ऊपर अपने खुदाई करते हुए सोने के पतले तारों से जड़ाई का कार्य करना ही अपने कोफ्तागिरी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफ्तागिरी। फौलादी वस्तुओं पर, फौलादी वस्तुओं का मतलब होता है कठोर लोहे की वस्तु है ना। फौलादी वस्तुओं पर खुदाई करते हुए सोने के पतले तारों से
जड़ाई का कार्य करना। इसका दूसरा रूप तय निशा कहलाता है। कोफ्तागिरी का दूसरा रूप तह निशा कहलाता है। और तह निशा अलवर और उदयपुर की फेमस है। तह निशा कहाँ की फेमस है? अलवर और उदयपुर की तह निशा क्या है? प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला सवाल पूछा गया है, टोडिया यानी ऊंट के बच्चे। ऊंट के बच्चे को राजस्थानी के अंदर बोलते हैं टोडिया, है ना। ऊंटनी के बच्चे क्या बोलते हैं? टोडिया। के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वे क्या कहलाता है? देखो, राजस्थान की संस्कृति है प्यारे विद्यार्थियों, और राजस्थान की संस्कृति के अंदर देखो अपन हर चीज को काम में लेते हैं। ऊंट के बच्चा जो होता है ना टोडिया, उसके मुलायम बालों से सूतों के साथ, मतलब धागे होते हैं, सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है नमदा कहते हैं, लूंगड़ी कहते हैं, बाकला कहते हैं, या आसन कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने कौन सा? सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बाकला। क्या बोलते हैं? बाकला कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बाकला। और नमदा तो अपने ऊन को कूट कूट करके तैयार किया जाता है। किसको? ऊन को। ऊन से तैयार होता है, ऊन से तैयार होता है। और नमदा फेमस है टोंक का। कहाँ का फेमस है? टोंक का प्रसिद्ध है ये नमदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? ऑप्शन एक है कि ये बादल है, बी है तांबे की बोतल है, सी जस्ते की बोतल है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? सी। वो अपने कौन सी है? जस्ते की एक बोतल है। जस्ते की क्या है? बोतल है। बादला जस्ते की क्या मानी जाती है? बोतल मानी जाती है। बादला। जिंक का बना जल पात्र। जिंक मतलब जस्ता। जिंक का बना जल पात्र। जिस पर कपड़े या चमड़े की परत लगी रहती है। लगी रहती है उसको अपन कहते हैं क्या? बादला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। जो राजस्थान में कहाँ का फेमस है? वो अपने जोधपुर का फेमस है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पूछा गया दोस्तों कि जाजम छपाई का संबंध कहां से है? जाजम की छपाई का संबंध अपने कौन से स्थान से है? ऑप्शन एक है कैथून कोटा, सांगानेर जयपुर, अकोला चित्तौड़, टांकला नागौर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? अपने सी, और वो है आपके कौन सा? अकोला चित्तौड़। अकोला चित्तौड़ जो है जगह जो राजस्थान के अंदर जाजम की प्रिंट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जाजम के प्रिंट का मतलब क्या होता है? जाजम की छपाई का मतलब होता है जाजम। जाजम किसको कहते हैं? जो बिछाने वाले चादर होते हैं ना, बिछाने वाले कपड़े, उनके ऊपर प्रिंटिंग करना क्या कहलाता है? जाजम। उनको क्या कहते हैं? जाजम कहते हैं। कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई, छपाई करना। और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दो कलर याद रखना है, एक तो अपने ग्रीन और एक लाल। लाल एवं हरा रंग का प्रयोग होता है। हरा रंग का प्रयोग इसमें होता है। कैथून कोटा डोरिया मंसूरिया साड़ी के लिए फेमस है। कोटा डोरिया का काम होता है यहाँ पे कैथून में। सांगानेरी जयपुर के अंदर सांगानेरी प्रिंट का कार्य होता है। सांगानेरी प्रिंट का कार्य होता है। और टांकला नागौर के अंदर दरिया प्रसिद्ध है भाई, यहाँ पर दरिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दरिया। टांकला नागौर के अंदर जो है क्या बनाई जाती है? दरिया बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि थेवा कला से तात्पर्य क्या है?
यहाँ पर कला दे रखी है और अपने से पूछा है कि इससे क्या संबंध है थेवा कला। ऑप्शन एक है कागज निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी, पित्तल पर मीनाकारी का कार्य, जटपट्टी का कार्य, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी का कार्य। इस क्वेश्चन को कहते हैं कि अपने कौन सा है, डी है थेवा कला। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी का कार्य उसको अपन क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। कौन सी कला कहते हैं, थेवा कला, थेवा कला। जो राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध है वो है अपने कहा की प्रतापगढ़ की। इसका प्रसिद्ध कलाकार या इस थेवा कला के प्रवर्तक कह सकते हो आप नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार हुआ है महेश सोनी, महेश सोनी। महेश सोनी इस कला का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। कागज के बर्तनों कागज निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना कहलाता है अपने कौन सी कला, कागदी पोट्री। कौन सी है, कागदी पोट्री। पित्तल की मीनाकारी का कार्य अपने कौन सी कला कहलाती है, तो मुरादाबादी। और जटपट्टी का कार्य जसोल बाड़मेर के अंदर होता है, जसोल बालोतरा के पास जगह पड़ती है, यहाँ पर होता है जटपट्टी का कार्य। बकरी के बालों से दरिया बने जाते हैं उसको जटपट्टी का कार्य कहते हैं। बकरी के बालों से दरिया बनाना कौन सी कला है, जटपट्टी। इत्र किस घास से बनाया जाता है, इत्र जो है वो कौन से घास से बनाई जाती है। ऑप्शन एक है सेवण, खस, दामन, मोतिया घास। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपने कौन सा, बी, और वो है अपने कौन सा, खस घास। कौन सी घास है, खस घास। खस घास से अपने इत्र तैयार करते हैं और ये घास सबसे ज्यादा राजस्थान में अपने पाई जाती है, तो वो है तो सवाई माधोपुर और एक है भरतपुर। एक सवाई माधोपुर में और दूसरा काम पर है भरतपुर में। एक सवाई माधोपुर में, दूसरा काम पर है भरतपुर के अंदर जो है। अस्मत बेगम जो नूरजहां की मम्मी थी, अस्मत बेगम, उन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। अस्मत बानो बेगम ने इत्र का आविष्कार किया, इत्र का आविष्कार किया। इत्र का क्या किया है, आविष्कार। नेक्स्ट, स्त्रियों द्वारा लेर या बांध की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है। लड़कियां जो है या महिलाएं जो है वो लेर या बांध की ओढ़नी अपने कौन से महीने के अंदर ओढ़ती है या पहनती है। ऑप्शन एक है आश्विन, श्रावण, भाद्रपद, चैत्र। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, बी, और वो अपने कौन सा है, श्रावण। श्रावण महीने के अंदर लेहरिया की जो है अपने महिलाएं क्या करती है, ओढ़नी ओढ़ती है, लेहरिया। कौन सा है, लेहरिया। लेहरिया दोस्तों राजस्थान के अंदर फेमस है अपने कहां का, जयपुर का, जयपुर का। और लेहरिया राजस्थान के अंदर महिलाओं तो ओढ़नी के अंदर काम में लेते हैं, जबकि अपने पुरुष जो है वो पगड़ी के रूप में भी काम में लेते हैं। ओढ़नी और पगड़ी दोनों रूप में काम आता है, ओढ़नी और पगड़ी दोनों रूप में काम आता है लेहरिया। ठीक है, लेहरिया अलग अलग प्रकार का है, जैसे कि एक होता है समृद्ध लेहरिया, समृद्ध लेहरिया। एक होता है पचरंगी लेहरिया, पंचरंगी लेहरिया। एक होता है सतरंगी लेहरिया, और एक है मोती लेहरिया, मोती लेहरिया। मोती लेहरिया।
समृद्ध लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। पचरंगी लहरिया जयपुर का। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ का है। और मोती लहरिया सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का फेमस है? सीकर का, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी गई तंग धोती क्या कहा जाता है? आदिवासी पुरुष जो तंग धोती पहनते हैं उस तंग धोती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए के आपके सामने खपटा, डेपाड़ा, कच्चाबू, लंगोटा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, और वो हो जाएगा अपने कौन सा? डेपाड़ा। आदिवासी पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको अपन डेपाड़ा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डेपाड़ा। जबकि अपन बात करते हैं खपटा की। किसकी बात करते हैं? खपटा की। खपटा का मतलब होता है शहर या पुरुषों की जो पगड़ी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? खपटा कहते हैं। शहर या पुरुषों की पगड़ी। शहर या पुरुषों की पगड़ी, उसको क्या कहते हो? खपटा। नेक्स्ट आता है कच्छाबू। आदिवासी महिलाओं का तंग जो घाघरा होता है उसको क्या कहते हो? कच्छाबू कहते हैं। आदिवासी महिलाओं का तंग घाघरा उसको क्या कहते हो? कच्छाबू कहते हैं। और लंगोटा आदिवासी महिलाओं के कमर से ऊपर का वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के कमर से ऊपर का वस्त्र को अपन क्या कहते हैं? उसको लंगोटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लंगोटा। नेक्स्ट सवाल, नवजात शिशु के मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटी के जन्म के अवसर पर, यहां पर ध्यान देना है, बेटी के जन्म के अवसर पर किस रंग का पोंचा देने की परंपरा है? कौन से कलर का पोंचा दिया जाता है? ऑप्शन एक है गुलाबी, हरा, पीला, लाल। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? अपने ए, और वो अपने कौन सा है? गुलाबी। कौन सा है भाई? गुलाबी। गुलाबी पोंचा बेटी के अवसर पर दिया जाता है दोस्तों, जबकि पीला पोंचा बेटे के जन्म के अवसर पर दिया जाता है। बेटे के जन्म के अवसर पर, बेटे के जन्म के अवसर पर दिया जाता है अपने कौन सा? पीला पोंचा। कौन सा है? पीला पोंचा बेटे के जन्म के अवसर पर, और गुलाबी पोंचा बेटी के जन्म के अवसर पर। बात कर रहे हैं किसकी? पोंचा की। पोंचा फेमस है अपने राजस्थान में। कहां का? जयपुर का। और ये पोंचा वंशवृद्धि का प्रतीक होता है दोस्तों। वंशवृद्धि का प्रतीक अगर कोई है तो वो अपने कौन सा है? पोंचा है। अपने कौन सा है? पोंचा। ओढ़नी महिला के पियर पक्ष की तरफ से आता है, मातृ पक्ष की ओर से बेटी के जन्म पर गुलाबी और बेटे के जन्म पर पीला पोंचा। कौन सा है? पीला पोंचा। कौन सा है? पीला पोंचा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है, नांदना क्या है? नांदना क्या है? ऑप्शन ए के वाद्य यंत्र, बी है तैयार, सी है वस्त्र और डी है आभूषण।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके सी, जिसका नाम क्या है, वस्त्र है। नांदना एक वस्त्र का प्रकार होता है जो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है और राजस्थान के अंदर शाहपुरा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना भाई। नांदना प्रसिद्ध कहाँ का है, शाहपुरा का। आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना। लहंगा होता है, ये क्या होता है, लहंगा। अगला क्वेश्चन, शो के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है। शो के अवसर पर महिलाएं कौन सा वस्त्र पहनती है। ऑप्शन ए के आपके सामने पेशवाज, गोलामा, सरारा, कातोड़ा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, और वो हो जाएगा आपके कौन सा, कातोड़ा। शो के अवसर पर महिलाओं द्वारा कातोड़ा नामक वेशभूषा पहनी जाती है, वस्त्र पहना जाता है। जबकि पेशवाज जो होता है ना, पेशवाज का मतलब होता है महिलाओं के गले से लेकर के पैरों तक का एक समान वस्त्र होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पेशवाज कहते हैं। महिलाओं के गले से पैर तक का एक समान वस्त्र, उसको कहते हैं क्या, पेशवाज। और डोलामा, ये कुंवारी लड़कियों का मतलब जो है ना, गगरी होती है। क्या होती है, गगरी। याद रखना भाई। कुंवारी लड़कियों की गगरी। और सरारा, ये लड़कियों का लहंगा है। लड़कियों का लहंगा, लड़कियों का क्या है, लहंगा है। कौन सा, सरारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाए जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। देखो, राजस्थान की संस्कृति है, घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत के लिए अपन जो है एक चादर बिछाते हैं, उसको क्या कहते हो, है ना, स्वागत के लिए वस्त्र बिछा जाता है, उसको कहते हैं पछेवड़ी, पग पावड़ो, बुक्कियो, तोरालो। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा, बी, उसको बोलते हैं पग पावड़ो। अपन कहते हैं ना कि भाई आप हमारे घर पर पधारो तो सही, हम आपके लिए पग पावड़ो बिछा के बैठे हैं, है ना। तो पग पावड़ो मतलब होता है स्वागत के लिए बिछाए जाने वाला चादर, उसको कहते हैं पग पावड़ो। ठीक है, नेक्स्ट, पोमचा क्या है। पोमचा क्या है, पद्य शैली, रंगाई की शैली, नृत्य शैली, चित्रकला शैली। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कौन सा है, बी है, जिसको अपन कहते हैं रंगाई शैली। और पोमचा कहाँ का फेमस है, तो जयपुर का। दो प्रकार के पोमचे होते हैं जिनकी अपन चर्चा की है, एक तो पीला पोमचा और एक अपने गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा बेटे के जन्म के अवसर पर और गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म के अवसर पर। वंशवृद्धि का क्या होता है, प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला तंग घाघरा किस नाम से जाना जाता है। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनाया जाने वाला तंग घाघरा, जिसको अभी अपन चर्चा की थी, उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है कचाबू, लंगोटा, खपटा, टेपाड़ा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम है ए, और वो है अपने कौन सा, कचाबू। ठीक है, और लंगोटा आदिवासी महिलाओं के कमर से ऊपर का वस्त्र, कमर से ऊपर का वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के कमर से ऊपर का वस्त्र क्या कहलाता है, लंगोटा। खपटा शेरियों की पगड़ी, शेर या पुरुषों की पगड़ी और डेपाड़ा आदिवासी पुरुषों की धोती।
आदिवासी पुरुषों की तंग धोती क्या कहलाती है? टेपाड़ा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल पूछा है कि मदिल किसका प्रकार है? मदिल जो है वो किसका प्रकार मानी जाती है? ऑप्शन ए है ये धोती है, बी घाघरा, सी पगड़ी, डी कुर्ता। राइट आंसर अपने सी है और वो अपने कौन सा है? पगड़ी। मदिल पगड़ी की प्रकार है और ये पगड़ी अपने मंदिर जो है दशहरा अवसर पर बांधी जाती है। मदिल पगड़ी होती है और दशहरा के ऊपर जो है इसको पुरुष बांधते हैं, दशहरा पर्व पर बांधते हैं मदिल की पगड़ी। कौन सी पगड़ी है? मदिल की पगड़ी दशहरा पर्व के ऊपर जो है बांधी जाती है। नेक्स्ट एक है चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चीर, पटोरी आदि किसके प्रकार है? यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं और पूछे गए हैं कि भाई ये किसके प्रकार है। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने से पूछे जाते हैं, यहाँ प्रकार दे दिए जाते हैं, पूछते हैं ये क्या है। ऑप्शन ए है कि ये साड़ी के प्रकार है, बी है अंगरखी के प्रकार, धोती के प्रकार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? ए, और वो है अपने कौन सा? साड़ी। ये साड़ी के प्रकार माने जाते हैं दोस्तों अपने चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चीर, पटोरी, ये साड़ी के क्या है? प्रकार है। और दोस्तों याद रखना अपने साड़ी जो है वो महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है। महिलाओं का परंपरागत वस्त्र माना जाता है। साड़ी महिलाओं का क्या माना जाता है? परंपरागत वस्त्र माना जाता है। ठीक है। और अगर अपन यहाँ बात करें अंगरखी की, किसकी बात करें? अंगरखी की, तो अंगरखी के भी प्रकार याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे अंगरखी के प्रकार। एक तो है दुतई, मिर्जई, डगला, गदर, गदर। ये सारे के सारे क्या है? अपने अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी के क्या है? प्रकार। अगला सवाल, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज रंगते हैं? समुद्र लहर का जो लहरिया होता है वो किस जगह के रंगरेज इनको रंगते हैं? ऑप्शन एक है उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? अपने सी, और वो है आपके कौन सा? जयपुर। जयपुर के रंगरेज जो है समुद्र लहर का लहरिया रंगते हैं दोस्तों, याद रखना भाई। कौन सा है? जयपुर की। चलो, चौड़ा गोटा लपा है और कम चौड़ा वाला गोटा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खाली जगह दे रखी है भाई। चौड़ा गोटा लपा कहलाता है तो कम चौड़ा वाला गोटा क्या कहलाता है? ऑप्शन एक है लपी, बांकड़ी, पेचवर्क, चटापटी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, और वो अपना कौन सा हो जाएगा? लपी। चौड़ा गोटा लपा कहलाता है, जबकि कम चौड़ा पट्टा क्या कहलाता है? लपी कहलाती है। गोटा ये खंडेला का फेमस है भाई। कहाँ का फेमस है? खंडेला का। खंडेला सिक्कर का फेमस है। ओढ़ने के ऊपर गोटे का कार्य क्या होता है? ओढ़ने के ऊपर गोटे का क्या होता है? कार्य होता है। इस गोटा के कुछ प्रकार हैं। गोटे के प्रकार जैसे एक है लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, किरण, मुकेश, गोखेरू। ये सब किसके प्रकार हैं? गोटे के प्रकार माने जाते हैं। किसके प्रकार माने जाते हैं? गोटे के प्रकार। अगला क्वेश्चन, अमरसाई, उदयसाई, भीमसाई आदि किसके प्रकार हैं? अमरसाई, उदयसाई, भीमसाई किसके प्रकार माने जाते हैं? ऑप्शन एक है पगड़ी, ओढ़नी, अंगरखी, धोती। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? ए हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं अपने पगड़ी। ये पगड़ी के प्रकार माने जाते हैं दोस्तों। किसके प्रकार माने जाते हैं? पगड़ी के प्रकार माने जाते हैं। ओढ़नी वगैरह पगड़ी के प्रकार है। पगड़ी अपने जो है ना प्रतिष्ठा का सूचक होती है।
किसका सूचक है? प्रतिष्ठा का सूचक। प्रतिष्ठा का क्या होती है? सूचक होती है। पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? पगड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? पगड़ी कहलाता है। पुरुषों के कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? पुरुषों के कंधे पर कौन सा वस्त्र रखा जाता है? ऑप्शन एक है धोती, अंगोछा, अंगरखी, पगड़ी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके बी, जिसका नाम क्या है? अंगोछा। अंगोछा पुरुषों द्वारा कंधे के ऊपर रखा जाता है ना, तो कंधों पर रखा जाने वाला वस्त्र कौन सा कहलाता है? अपने अंगोछा। उसी तरह से धोती, धोती कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। पगड़ी सिर पर बांधा जाता है। सिर पर बांधा जाता है, उसको क्या कहते हो? पगड़ी कहते हैं। एक नेवरी नामक आभूषण कहां पर धारण किया जाता है? नेवरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन एक है गला, कान, पांव, कमर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? सी, और वो है अपने कौन सा? पांव। पांव के अंदर नेवरी आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा पांव के अंदर और कौन कौन से हैं? तो याद रखना दोस्तों, पांव के अंदर एक होता है नूपुर, रमजोड़, टोडर, फोलरी, आंवला, झांझर, कड़ला, रोल। कौन सा है? रोल, झांझर, पायल, पाइजेब, कड़ियां, चांदी की कड़ियां होती है, पगपान। ये सारे के सारे कहाँ पहने जाते हैं? अपने पाँव में पहने जाने वाले आभूषण माने जाते हैं। पाँव में पहने जाने वाले क्या है? आभूषण। गले में, गले के अंदर आभूषण देखा जाए तो अपने एक तो है चंपाकली, बजंटी, बजंटी, सितारानी, हमेल, हाकरो, हाकरो गले में। कान के अंदर देखा जाए तो झुमका, झुमर, लटकन, गूदड़ो, ओगणिया, ओगणिया, ओगणिया। कमर में कंदोरा, सटका, तागड़ी, करधनी। ठीक है, तो ये भाई अपने किस क्या है? अपने कमर के। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल पूछा गया है कि तुलसी, हालरो, तिमणिया और पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? यहाँ पर आपको आभूषणों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग पर ये आभूषण पहने जाते हैं। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत,
ये भाई साहब सिर पर, गले में, हाथ पर, कमर पर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है ए, और वो है आपके कौन सा, सिर पर। ये तुलसी, तिमणिया, पोथ, हालरो, ये सारे के सारे सिर पर पहने जाने वाले क्या है, आभूषण है। सिर सॉरी, तुलसी, हालरो और तिमणिया, पोत जो आभूषण है, माफ करना, ये अपने गले के आभूषण है। किसके आभूषण है, गले के। किसके आभूषण है, गले के, ठीक है। और गले के कौन कौन से आभूषण है, तो अपने याद रखना, एक तो तुलसी है, तिमणिया है, टेवटा है, टेवटा, आड़ है, थुस्सी है, कंठी है, कंठी, गलपट्टियों, गलपट्टियों, गले पट्टियों, नारंगिया, निम्बोली, 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 हमेल आगे, हमेल, हंसली, खुंगाली, नक्कस, मादलिया, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, ये सारे के सारे किस में आते हैं, गले के आभूषण हैं। कहाँ के आभूषण हैं, गले के आभूषण। अगला सवाल पूछा है कि नूपुर, पेंजानिया, टणको, फुलरी नामक आभूषण धारण किए जाते हैं, कौन से भाग पर धारण किए जाते हैं। यहाँ पर आभूषणों के नाम दिए गए हैं और पूछे जाते हैं कहाँ पर धारण किए जाते हैं। ऑप्शन एक है सिर, गले, कमर या पैर में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, डी, और वो है आपके कौन सा, अपने पैर में। पैर के अंदर जो है ये आभूषण पहने जाते हैं। इसके अलावा पैर के अंदर एक तो अपना नेवरी होता है, एक झांझर है, झांझर है, पायल है, पगपान है, पगे पान। ये सारे के सारे किस में होते हैं, वो अपने होते हैं कहाँ पे, अपने पैर के अंदर। अगला सवाल पूछा है कि खुंगाली नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। खुंगाली जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है। ऑप्शन एक है सिर, गला, नाक और कान। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, अपने बी, और वो है अपने कौन सा, अपने गला। खुंगाली आभूषण गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, गले में। गले के अंदर गलपट्टियों, चंपाकली, पंचलड़ी, 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 सीतारानी, रामनवमी, रामनवमी, सीतारानी, रामनवमी, ठीक है। बाकी सिर की बात करें, सिर के आभूषण कौन कौन से हैं। सिर के आभूषण, सिर के अंदर एक तो है शीश फूल, शीश फूल, सेरा, रकड़ी, मेमंद, बोर, तावित। तावित अलग होता है, ताबीज अलग होता है ना। ताबीज गले का है, ताबीज किसका है, गले का, है ना, ताबीज। और ये है तावित। फूल गुंतर, फूले गुंतर। फिर अपन बात करते हैं नाक की। नाक में कौन कौन से आभूषण है, तो नाक में नथ, फीणी, लौंग, सॉरी लौंग, लौंग कान में है। लौंग काम पहनती है महिलाएं कान के अंदर। बाड़ी, या इसी को कहते हैं बारी, बारी, बुलाक, बेसरी,
बौरा, नक्शेर, नकसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके हैं? नाक के। कान की बात करें तो कान के अंदर लूंग, बाड़ा, टोटी, टोपस, गूदड़ा, ओगणिया, ओगणिया, पीपल पत्ता, सुरगवाड़ी, सुरलियो, सुरलियो, सुरलिया। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे किसके हैं? कान के आभूषण हैं। किसके आभूषण हैं? कान के। सवाल पूछा है कि नकस नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नकस जो आभूषण है वो कान पर पहना जाता है। ऑप्शन एक है वो है आपके कौन सा? सिर में, गले में, हाथ पर, दांत में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? गले में। गले के अंदर नकस नाम का आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण है? नकस। नेक्स्ट है टोडर आभूषण कहां पर पहना जाता है? टोडर जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? सिर के अंदर, गले में, हाथ में, पैर में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? अपने पैर के अंदर। टोडर आभूषण पैर में पहने जाते हैं। किस पे पहने जाते हैं? पैर के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट है खिंडली आभूषण नामक आभूषण धारण किया जाता है सिर, कान, गला, हाथ। सीधा सीधा आंसर होगा अपने ऑप्शन संख्या बी और उसका नाम क्या है? कान। कान के अंदर खिंडली आभूषण पहना जाता है। बाकी कान के मैं आपको लिखा चुका हूँ, सिर के वगैरह। ठीक है, चलो जी। अगला सवाल है मक्खियों नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? मक्खियों आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? सवाल पूछा मक्खियों आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? सिर, गला, हाथ, पैर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? अपने डी, और वो है अपने कौन सा? पैर। पैर के अंदर मक्खियों पैर धारण किया जाता है। मक्खियों है, मसूरियों है, मक्खियों, मसूरियों, आंवला, झांझर, नूपुर, रमजोड़, कड़ला, पगपान, पगपान धारण किया जाता है। नेक्स्ट है जंका रत्न नामक आभूषण धारण किया जाता है। जंका रत्न भी कहां पर धारण किया जाता है? ऑप्शन एक है सिर, कान, हाथ, पैर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? डी, और वो है अपने कौन सा? पैर। पैर के ऊपर जो है जंका रत्न आभूषण धारण किया जाता है। नेक्स्ट है बजटी, मादलिया आदि आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं? ये अपन चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन एक है सिर, गला, हाथ, पैर। क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके कौन सा? बी है, और वो है अपने कौन सा? गला। फूल, झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन आदि कहां पर धारण किया जाता है? गला, नाक, कान, कमर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है? सी, और वो है आपके कौन सा? कान। ये कान के अंदर धारण किए जाते हैं। कान के सारे आभूषण लिखा चुका हूं मैं आपको। गले के लिखा चुका हूँ, नाक के लिखा चुका हूँ, कमर के लिखा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है माकड़ी। कौन सा भाई? माकड़ी। माकड़ी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? माकड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? ऑप्शन एक है आपके सामने जिसका नाम है कान, नाक, गला और सिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम है कान। कौन सा है? कान। ये माकड़ी आभूषण कान में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? कान के अंदर। सुरगवाली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सुरगवाली आभूषण शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन एक है पैर में, गला में, कान में, हाथ में। सुरगवाली पूछा है और ये अपने मैंने लिखा चुका हूं जिसका नाम क्या है? कान। कान के आभूषण है। नेक्स्ट पूछा है कि कंकण नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कंकण आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शन एक है कान के अंदर, कलाई में, नाक में, पैर में। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है?
उसका नाम है अपने बी, और वो है अपने कौन सा, कलाई। कलाई के अंदर कंकण आभूषण पहना जाता है। और कलाई में कौन कौन से पहने जाते हैं, तो कलाई के अंदर एक पहना जाता है हथपुल। क्या पहना जाता है, हथपुल। सोवन पान, सोवन पान, पूणज, बंगड़ी, चूड़ियां, कड़ा, ये सारे के सारे किस्म होते हैं कलाई के अंदर पहने जाते हैं। बट्टन, बट्टन नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बट्टन आभूषण शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है। बट्टन, बट्टन का सीधा याद रखना दोस्तों, गले का कोट का बटन बंद करो। गले में कोट, कोट का बटन क्या करो, बंद। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा याद रखना है, ए। कौन सा है भाई, गला। लाख से निर्मित चूड़ी को किस नाम से जाना जाता है। लाख से निर्मित जो चूड़ी होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है कातरिया, मोकड़ी, गोखरू और बेसर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, बी, और वो है अपने कौन सा, मोकड़ी। मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ियां होती है, जबकि कांच से निर्मित चूड़ियां को कातरिया कहते हैं। कांच से निर्मित चूड़ियां उसको अपन क्या कहते हैं, कातरिया। उसको क्या कहते हैं, कातरिया कहा जाता है। कांच से निर्मित चूड़ियों को क्या कहते हैं, कातरिया। गोकरू महिलाओं के द्वारा हाथ पर पहना जाता है, और बेसर नाक में पहना जाता है। बेसर कहां पहना जाता है, नाक के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। अगला सवाल आया कि नाथ द्वारा चांदी के किस आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा जो है वो चांदी के किस आभूषणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तारकसी, दामना, बारी, बोरला। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, और वह है आपके कौन सा, तारकसी। नाथ द्वारा तारकसी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तारकसी के आभूषण होते क्या है, तारकसी के आभूषणों का मतलब होता है कि चांदी के पतले तारों से मूर्तियां या आभूषण बनाना। चांदी के पतले तारों से मूर्तियां एवं आभूषण बनाना, उसको क्या कहते हो, तारकसी कहते हैं। चांदी के पतले तारों से मूर्तियां एवं आभूषण बनाना कौन सी कहलाता है, तारकसी कहलाता है। तारकसी कहलाता है। दामना, 2 अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण। दो अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण। बारी नाक का है, कहाँ का आभूषण है, नाक का आभूषण। और बोरला सिर का आभूषण है। बोरला किसका आभूषण माना जाता है, सिर का आभूषण माना जाता है, याद रखना भाई। रोल नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में, पैर में, कान में, कमर में। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम क्या है, पैर। पैर के अंदर रोल नामक आभूषण पहना जाता है। कौन सा पहना जाता है, रोल नामक आभूषण पहना जाता है। चमक चूड़ी क्या है, चमक चूड़ी क्या है, चुनरी, पगड़ी, आभूषण, साड़ी। क्वेश्चन का सही आंसर है अपने जिसका नाम है सी, और वो है आभूषण। चमक चूड़ी आभूषण का प्रकार माना जाता है। किसका प्रकार माना जाता है, आभूषण का प्रकार है, जिसको अपन क्या कहते हैं, चमक चूड़ी। गेडी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैर, कान, हाथ, सिर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिसका नाम क्या है, सिर। गेडी सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है भाई। कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है, गेडी कहलाता है। इसके अलावा सिर के ऊपर कौन कौन से आभूषण होते हैं, तो सिर के अंदर एक होता है बोर, एक होती है चूड़ामणि, फूल गुंतर,
तावित, गोफण, मोर मिंडली, मोर मिंडली, सांकड़, देवड़, जोक, जोक। ठीक है, ये सिर के आभूषण, सिर के आभूषण। ये आपके आभूषण नाम का टॉपिक क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट। आभूषण नाम का टॉपिक क्या होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी? ऑप्शन एक है कोटा, अलवर, बूंदी, भरतपुर। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम है अपने बूंदी, और बूंदी रियासत 1822 के अंदर अपने सती प्रथा के ऊपर जो है रोक लगाती है। सती प्रथा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सती प्रथा का मतलब होता है कि महिला द्वारा पति के शरीर को लेकर के अग्नि का वर्ण करना क्या कहलाता है? अपने सती प्रथा कहलाता है। अग्नि का वर्ण करना क्या कहलाता है? सती प्रथा। बड़ी भयंकर प्रथा थी। 1829 के अंदर इस प्रथा के ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। 1829 में 1829 में जिस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपने बंदा था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से धारा 17 के तहत अधिनियम पारित किया, और अधिनियम पारित करके सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक। और अधिनियम के तहत रोक लगाई गई, और इस अधिनियम के तहत अपने सर्वप्रथम राजस्थान की जिस रियासत में रोक लगी थी वो थी अलवर। अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर रियासत में रोक लगी। अलवर रियासत में रोक लगी। अलवर रियासत में क्या लगी थी? रोक। अगर अपने सीधा पूछा कि भाई राजस्थान में सती प्रथा पर रोक किस रियासत में लगी, तो बूंदी, और यहाँ अधिनियम की बात आ जाती तो अपने याद रखना अलवर। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा है कि राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? ऑप्शन एक है अजमेर, जयपुर, बूंदी, अलवर। क्वेश्चन का सही आंसर होता है वो है आपके ए, और वो अपने कौन सा है? अजमेर। राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के अजमेर के निवासी थे, और राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बाल विवाह के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया। बाल विवाह पर रोक लगाने का क्या किया है? प्रयास। इन्होंने बाल विवाह के लिए अपने एक आयु निश्चित की थी 1929 के अंदर। 1929 के अंदर इन्होंने एक अधिनियम मतलब जो है भाई बाल विवाह रोक के लिए इन्होंने एक अधिनियम पारित किया था, और उस अधिनियम के अंदर बताया गया था कि भाई लड़के की जो उम्र है, लड़के की उम्र शादी के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लड़की की जो उम्र है वो शादी के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए। अगर
इनसे कम आयु के अंदर लड़के लड़की की शादी होती है तो वो शादी बाल विवाह की श्रेणी में आएगी। कौन सी श्रेणी में आएगी? बाल विवाह के। यानी कि अगर लड़का 18 साल से कम है और लड़की 14 साल से कम है तो वो बाल विवाह है, चाहे वो एक दिन ही कम क्यों ना हो, ठीक है ना। तो बाल विवाह मतलब बाल विवाह। इस बाल विवाह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1930 को अरविला शारदा के नाम से ही इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने शारदा एक्ट नाम का एक कानून पारित किया और ये पूरी की पूरी शादी की उम्र जो है पूरे भारत के अंदर क्या की थी? लागू की थी कि भाई इससे कम अगर मतलब उम्र के अंदर शादी होती है तो वो शादी अपने कौन सी होगी? बाल विवाह की श्रेणी में आएगी। बाल विवाह की श्रेणी में आएगी। हरविलास शारदा। अगला क्वेश्चन सवाल पूछा है, बिनोटा किससे संबंधित है? बिनोटा किससे संबंधित है? ऑप्शन एक है विवाह से, गर्भाधान से, संन्यास से, मृत्यु से संबंधित संस्कार। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, और वो है अपने कौन सा? विवाह। बिनोटा विवाह से संबंधित माना जाता है। बिनोटा होता क्या है? वर वधु के पैरों की जो जूतियां होती है उसको क्या कहते हो? बिनोटा कहते हैं। वर वधु के पैरों की जूतियां और चप्पलें उसको क्या कहते हैं? बिनोटा। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर का क्या अर्थ होता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर अपन किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है कि विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, दहेज का सामान, गृह प्रवेश की रस्म, मृत्यु भोज। क्वेश्चन का राइट आंसर है जिसका नाम क्या है? डी, और वो है अपने कौन सा? मृत्यु भोज। मौसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शांत होने के बाद 12वें दिन जो है रिश्तेदारों को भोजन करवाना क्या कहलाता है? मौसर कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसर। एक होता है मौसर और एक होता है जोसर। एक क्या होता है? जोसर। एक मौसर होता है, एक क्या होता है? जोसर। जोसर का मतलब होता है कि व्यक्ति द्वारा जीते जी रिश्तेदारों को भोजन करवाना। व्यक्ति द्वारा जीते जी अपने रिश्तेदारों को भोजन करवाना। भोजन करवाना। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज उसको बडार कहते हैं अपन, और गृह प्रवेश की रस्म उसको नांगल कहते हैं। उसको कौन सी रस्म कहते हैं? नांगल की रस्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नांगल की रस्म। अगला सवाल, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लेकर जाते हैं उसको क्या कहते हैं? जन्म के समय एक आयोजन होता है जिसमें पूजा के लिए अपने गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लेकर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है कन्यावल, जलवा समारोह, तोरण समारोह, नेहान। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, और वो है आपके कौन सा? जलवा समारोह। कौन सा समारोह है? जलवा समारोह कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? जलवा समारोह। बाकी की अगर अपन चर्चा करें, जैसे कन्यावल का मतलब होता है कि वधु के रिश्तेदारों द्वारा उस दिन विवाह के अंदर जो है उपवास रखा जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? कन्यावल कहते हैं। वधु के रिश्तेदारों द्वारा उपवास रखना। वधु के रिश्तेदारों द्वारा उपवास रखना क्या कहलाता है? कन्यावल। तोरण समारोह, वर द्वारा अपने तलवार और छड़ी से लकड़ी के बने तोरण को स्पर्श करना क्या कहलाता है? तोरण समारोह। वर द्वारा
लकड़ी के बने तोरण को तलवार एवं छड़ी से स्पर्श करना वर द्वारा लकड़ी के बने तोरण को तलवार एवं छड़ी से स्पर्श करना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं तोरण समारोह। नेहान, बच्चे के जन्म के 9वें दिन स्नान करवाना। 9वें दिन कोई जरूरी नहीं है, हो सके 5 दिन भी हो जाए, हो सके 7 दिन हो जाए, हो सके महीना भी हो जाए। तो बच्चे को पहली बार स्नान कराना, पूजा पाठ करवाने घर में नहान कहलाता है। गांव में क्या करें? नावण। क्या कहलाता है? नावण। अगला क्वेश्चन, पर्दा प्रथा का सर्वाधिक विरोध किनके द्वारा किया गया? पर्दा प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा का विरोध किया था। एक्चुअल में पर्दा प्रथा नाम की कोई प्रथा नहीं हुआ करती थी। ये तो एक प्रथा जो है क्या कि शुरुआत के अंदर अपने राजस्थान के अपन देखते हैं कि मुस्लिम आक्रमण हुआ करते थे, और मुस्लिम आक्रमण जब शुरू हो गए तो हमारी महिलाओं को जो है अपने घर के अंदर रखा जाता था, घर से बाहर उनको नहीं मतलब जो है निकाला जाता था, यानी कि अपन कह सकते हैं भाई पर्दे के अंदर रखा जाता था। ठीक है, धीरे धीरे ये परंपरा चल रही थी और परंपरा चलते चलते प्रथा के अंदर चेंज हो गई, और प्रथा में चेंज हो गई तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई वो समय अलग था, आज का समय अलग है, और इस प्रथा को पूरे मतलब जो है अपने क्या करना चाहिए? बंदिश करनी चाहिए। महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंदर नहीं रखना चाहिए, उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। भाई विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट है राजस्थान में राइका कौन होते हैं? राजस्थान में राइका कौन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है परंपरागत घोड़े पालक जाति, परंपरागत ऊंट पालक जाति, गांव से गांव माल बेचते थे, या नमक के व्यापारी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम है परंपरागत ऊंट पालक जाति, जिसको अपन क्या कहते हैं? राइका कहते हैं। क्या कहते हैं? राइका। याद रखना भाई, परंपरागत जो है ऊंट पालक जाति क्या कहलाती है? राइका कहलाती है। क्या कहलाती है? राइका। दोस्तों याद रखना, राइका जनजाति राइका जाति के आराध्य देव, राइका जाति के आराध्य देव राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय राइका जाति के लोग किस व्यक्ति की ऊंट पर बैठे हुए मूर्ति पर घी चढ़ाते हैं? 3 क्वेश्चन है, तीनों में से एक 100% आएगा। राइका जाति का आराध्य देव कौन है? तो पाबूजी राठौड़। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़। राइका जाति किस
व्यक्ति की ऊंट पर बैठे हुए मूर्ति पर घी चढ़ाते हैं तो रत्ना राय का जो रामदेव जी का सहयोगी था, उसकी अपने मूर्ति के ऊपर रायका जाति के लोग क्या करते हैं, घी चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? घी चढ़ाते हैं। याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, सवाल पूछा है कि किस संस्कार के बाद बच्चे का शैक्षणिक जीवन प्रारंभ होता है? कौन सा संस्कार है जिसके बाद बच्चे का शैक्षणिक जीवन प्रारंभ हो जाता है, शिक्षा शुरू हो जाती है, अपन कह सकते हो। ऑप्शन एक है उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, अन्नप्राशन। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, और वो है अपने कौन सा? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद जो है बच्चे का अपन कह सकते हो शैक्षणिक जीवन प्रारंभ होता है। बच्चे का शैक्षणिक जीवन प्रारंभ होता है। वेदारंभ, ये तो वेदों की शिक्षा शुरू करने के लिए किया जाता है, वेदों का पठन पाठन करने के लिए, वेदों का पठन पाठन करने के लिए। और याद रखना, समावर्तन शिक्षा समाप्ति पर, शिक्षा समाप्ति पर। अन्नप्राशन, प्रथम बार अन्न ग्रहण करना, 6 महीने के बालक को प्रथम बार भोजन करवाया जाता है, उसको क्या कहते हो? अन्नप्राशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अन्नप्राशन कहते हैं। नेक्स्ट, समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? समाधि प्रथा के ऊपर सबसे पहले समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? ऑप्शन एक है मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जयपुर। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? डी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? जयपुर। जयपुर रियासत के द्वारा समाधि प्रथा के ऊपर सबसे पहले रोक लगाई गई थी, और ये रोक 1844 के अंदर लगी थी भाई। कब लगी थी? 1844 के अंदर। ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन लूडलो, और जॉन लूडलो के प्रयासों से क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। समाधि प्रथा का मतलब होता है किसी सज्जन महापुरुष द्वारा जीते जी अपने मृत्यु का वर्ण करना, या तो भूमि में और या फिर जल के अंदर। उसको अपन क्या कहते हैं? अपने समाधि प्रथा कहते हैं। जॉन लूडलो ने इस प्रथा के ऊपर क्या लगाई है? रोक लगाई है। नाता क्या है? नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम, मृत्यु भोज का दूसरा नाम, परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति, घोड़ों का प्रशिक्षक। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने कौन सा? ए, जिसका नाम है रिश्तों का एक नाम। नाता एक रिश्तों का एक नाम होता है। क्या होता है? नाता रिश्तों का नाम। नाता, देखो, नाता का मतलब होता है कि महिला द्वारा पहले पति को त्याग कर दूसरे पति के साथ जीवन शुरू करना क्या कहलाता है? नाता कहलाता है। ठीक है। महिला पहले पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ जाना, दूसरे पति के साथ जाना नाता कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? नाता कहलाते हैं। नेक्स्ट, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं? अपने रिवाज है कि भाई व्यक्ति के जीवन के अंदर टोटल 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16। तो 16 संस्कार के अंदर बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, और वो है अपने कौन सा? 3। मान्य 16 संस्कारों में 3 ऐसे संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले होते हैं, और वो पहले कौन कौन से होते हैं? एक संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार। एक संस्कार है जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार। और एक संस्कार है जिसका नाम है सीमांतो नयन संस्कार। सीमांतो नयन संस्कार। ये 3 तो ऐसे संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले होते हैं।
जन्म से पहले के होते हैं। उसके बाद अपने बच्चे के जन्म लेने के बाद कौन से संस्कार होते हैं, तो सबसे पहले होता है जातकर्म, जातकर्म संस्कार। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जड़ूला, जड़ूला इसी को कहते हैं चूड़ाक्रम संस्कार, जड़ूला। कर्ण वेद संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, कर्ण वेद संस्कार, कर्ण वेद संस्कार। कितने हो गए? 3 3 6 3 9। चलो, उसके ये तो मतलब बच्चे के 5 साल तक की अवस्था में होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे का सबसे पहला होता है जिसका नाम है विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन को यज्ञोपवीत कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। वेदारंभ संस्कार, कैशांत या गोदान, समावर्तन संस्कार, इसी को कहते हैं दीक्षांत संस्कार, दीक्षांत संस्कार। और एक अपने विवाह संस्कार और एक आता है अत्यंष्टि, अत्यंष्टि संस्कार। ये आपके टोटल कितने हो गए? 16 संस्कार। अगला सवाल पूछा है कि समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है? अध्ययन प्रारंभ करने गुरुकुल जाना, अध्ययन समाप्त कर वापस आना, संन्यास जीवन समाप्त होना, गंगा स्नान करके वापस आना। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा? बी हो जाएगा, जिसका नाम है अध्ययन समाप्त करके वापस अपने घर आना। कौन सा संस्कार कहलाता है? अपने समावर्तन। और समावर्तन का मतलब होता है दीक्षांत। इसी का मतलब क्या होता है? दीक्षांत होता है। समावर्तन का मतलब क्या है? दीक्षांत संस्कार होता है। अध्ययन प्रारंभ करने गुरुकुल जाना उपनयन संस्कार क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार कहलाता है। अध्ययन प्रारंभ करने के लिए गुरुकुल जाना कौन सा संस्कार है? अपने गुरुकुल संस्कार, गुरुकुल संस्कार। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन, सूर्यमल मिशन, कर्नल जेम्स टोड। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने जो है इसका नाम लिया था जॉर्ज अब्राहम गिरेसन। और जॉर्ज अब्राहम गिरेसन 1912 के अंदर अपनी किताब का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का पहली बार सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले प्रयोग किया था। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 8वीं सदी की, कब की बात करूं? 8वीं सदी की। तो 8वीं सदी के अंदर एक व्यक्ति आता उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी ने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था कूले माला। उद्योतन सूरी, इसकी किताब है कूले माला, कूले माला। और कूले माला के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है भाई। कितनी भाषाओं का है? 18 देशी भाषाओं का। और 18 देशी भाषाओं के अंदर राजस्थान से संबंधित जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा का नाम है मरुवाणी या मरु भाषा नाम दिया गया है।
मरुवाणी या मरुभाषा नाम दिया गया। विशुद्ध मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, जिसका नाम क्या है? जोधपुर। जोधपुर के अंदर विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। बाकी की अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।